हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन वाइब्स ऑफिशियल में। जैसा कि उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग जिस भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे होंगे काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी में बिल्कुल लगे होंगे, क्योंकि वैकेंसी आपको देखने को मिल ही रही है, लगातार कुछ ना कुछ वैकेंसी आ ही रही हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, आपकी कुछ वैकेंसी आई है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से आई है। और कितनी वैकेंसी इसमें, क्या इसका सिलेबस रहने वाला है और कितने पद हैं इसमें, क्या सैलरी रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इन सब चीज़ों की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो इन सब चीज़ों की बात करने से पहले उम्मीद करता हूँ आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार होंगे, चैनल पर नए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसा देख सकते हैं कि ये जो विज्ञापन है, ये हमारा विज्ञापन कल आया था, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से ये आया था। तो देख सकते हैं इसमें लिखा है सूचना कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड पदों के लिए जो है आपकी ये वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, जो कि दिनांक 18 नवंबर 2025 को रिलीज़ किया गया है ये आपका नोटिस। बात कर लेते हैं इसमें कितने पद हैं आपके। तो इसमें समस्त जनपदों के होमगार्ड की कुल आपकी 41,424 रिक्त पदों पर एनरोलमेंट करने की हेतु अध्याचन जो है आपका प्राप्त हुआ है आपका। तो टोटल आपका हम कह सकते हैं 41,402 है आपके टोटल पद। तो काफ़ी अच्छे पद हैं आपके, जो लोग तैयारी कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से तैयारी करें और काफ़ी अच्छा मौका है सिलेक्शन पाने का। बाकी फिर हम बात कर लेते हैं इसमें सीटें देख सकते हैं आप कि इसमें कितनी कितनी सीटें हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी सीटें कितनी सीटें हैं। तो जिस हिसाब से इसमें मेंशन किया गया है देख सकते हैं आपके कि आगरा हो गया, फिरोजाबाद हो गया, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर। तो ऐसे इस हिसाब से आप अपने डिस्ट्रिक्ट को देख के अपने हिसाब से आप अपना देख सकते हैं कि किस में कितने पद हैं कितने पद नहीं हैं, और आप कहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को आप इसमें देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छे अच्छे पद खाली हैं, जगह मतलब काफ़ी ज़्यादा पद खाली हैं। तो इस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने पद खाली हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पे खाली है, सबसे कम कहाँ पे खाली हैं। तो इसको देख के आप आराम से इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं कानपुर नगर में आपका 1947 है, मुझे तो अब तक सबसे ज़्यादा यही दिख रहा है कि 1947 पद इसमें टोटल हैं आपके। और बाकी रही बात और किसी जगह हो तो अलग की बात है। जैसे लखनऊ में 1300 हो गया, हरदोई में 1072 हो गया। तो ऐसे ही कुछ जगह हैं जहाँ पे 1000 प्लस है। प्रयागराज में 1200 हो गया आपका, और वाराणसी में आपका 1004 हो गया। तो इस हिसाब से कुल करके आपके 41,424 पद हैं टोटल आपके। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कितने हैं आपके, तो 41,424 पद हैं टोटल आपके। तो काफ़ी अच्छा मौका है आपको अप्लाई करने के लिए। तो जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात कर लेते हैं इसमें छूट वगैरह कैसे दी गई है। तो देख सकते हैं इसमें होमगार्ड के एनरोलमेंट हेतु जनपद वार के सापेक्ष क्षैतिज जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलता है, उसमें देख सकते हैं आपके कि जितने भी पद हैं उसमें आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वगैरह के लिए कितने परसेंट है आपके, 2% है आपके, भूतपूर्व सैनिक के लिए 5% है, महिला के लिए 20% है। मतलब हमें कह सकते हैं कि 1232 पद में 246 महिला का है, 61 भूतपूर्व सैनिक का है और 24 आपका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का है। तो इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं सारे जिलों का, उसी हिसाब से ये निकाल के बताया गया है कि जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल में कितना सीटें जो हों आपकी रिजर्व की गई हैं। तो उस हिसाब से रिजर्व सीटें होंगी जो होंगी आपकी महिलाओं के लिए और भूतपूर्व सैनिक वगैरह के लिए। फिर बात कर लेते हैं आपकी कि परीक्षा से पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब कि जो आपकी रिक्तियों की जो संख्या है उसमें परिवर्तन ऊपर नीचे किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। बाकी बात कर लेते हैं पात्रता, इसमें क्या क्या मांगा गया देख सकते हैं। शारीरिक और मानसिक दोष से युक्त दिव्यांग व्यक्ति होमगार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। मतलब इनका कहना ये है कि जो व्यक्ति आपके मानसिक दोष युक्त दिव्यांग व्यक्ति हों या आपका शारीरिक और मानसिक रूप से दोष युक्त हों या दिव्यांग व्यक्ति हों, वो होमगार्ड पद के लिए एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है, फिर बात किया है कि होमगार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो। कि मतलब होमगार्ड के लिए जो जिस पद के मतलब कि आप अप्लाई कर रहे हो, एनरोलमेंट कर रहे हो, तो यह आवश्यक होना अनिवार्य है कि आप उस ही जनपद के मूल निवासी हो, जिस जनपद में कि रिक्त के सापेक्ष आपने आवेदन किया हो। मतलब कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपको वहाँ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, क्योंकि इसके लिए आपको डोमिसाइल देना होगा कि हाँ मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ। आधार कार्ड ले आना होगा आपको कि हाँ मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ। आप वहीं से अप्लाई कर सकते हो आप जिस जगह से हो। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं इसमें कि जो आपका है कि इसमें कब से कब फॉर्म अप्लाई करना है, कब से कब फॉर्म अप्लाई नहीं करना है आपका। तो इन सब चीज़ों की चर्चा कर लेते हैं हम इसमें आपके
तो जैसा कि इसमें देखिए नीचे दिया गया है कि आपका कब से कब फॉर्म अप्लाई करना है। तो आवेदन हेतु महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश है उसमें ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है आपकी 18/11/2025 से स्टार्ट है। आपकी अंतिम तिथि 17/12/2025 है। हम ये कह सकते हैं आपकी टोटल आपके पास 1 महीना का टाइम है आपका। आवेदन शुल्क जमा करने की जो तिथि आपकी 18/11/2025 से 17/12/2025 है। लास्ट डेट आपका वही सेम है आपका, जिस डेट से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे जिस डेट तक, उसी डेट तक आप जो है आपका फीस जो है आपका सबमिट कर सकते हैं। फिर क्या बोला गया है कि जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि कौन सी है, तो 18/11/2025 से 20/12/2025 है आपका। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं कि यदि आप इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको OTR करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें लिखा हुआ कि अभ्यर्थी को आवेदन करने से पूर्व आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन या OTR कराना अनिवार्य होगा। मतलब कि जो भी इसमें फॉर्म अप्लाई करेगा, जो भी छात्र इसमें आप फॉर्म अप्लाई करना चाहता है, उसको आवेदन करने से पहले उसको पहले OTR करना आवश्यक है। आपके पास OTR का एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उसी के बेस पे आपका फॉर्म अप्लाई होगा। आपके पास वो रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। फिर कहा गया कि अब सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आवेदन पत्र भरते समय पूर्ण सावधानी के साथ प्रविष्टियों को अंकन करें ताकि संशोधन की आवश्यकता ही ना उत्पन्न हो पाए। हाँ, आप फॉर्म भरते टाइम पे आप अपने फॉर्म को अच्छे से भरिए, जिसमें आपको संशोधन वाला कुछ चक्कर ही ना रहे कि हम संशोधन करना है, मेरा ये गलत है वो गलत है, ऐसा कुछ लफड़ा ना हो लास्ट में। फिर जो आपका आवेदन जो शुल्क रखा गया है, तो आवेदन के शुल्क तो जो आपके सामान्य होंगे या EWS वाले होंगे या अन्य पिछड़ा वर्ग वाले होंगे, कह सकते हैं जनरल या EWS वाले, या आपके OBC वाले जो होंगे उनको आपको 400 रुपये दे होगा आपका फॉर्म का। जो अनुसूचित जाति होंगे, अनुसूचित जनजाति होंगे के अभ्यर्थी होंगे, उनको आपको 300 रुपये देना अनिवार्य होगा। तो 300 रुपया ST SC वालों के लिए है, 400 रुपये आपका UR के लिए, EWS के लिए और OBC के लिए है। राष्ट्रीयता की बात कर लेते हैं इसमें, तो एनरोलमेंट के लिए आवश्यक अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो, ये तो सबको पता है। तो ये सब सारी चीज़ें तो नॉर्मल चीज़ें हैं, सारी चीज़ें सबको पता होती हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर आगे बात कर लेते हैं इसमें जो आपकी शैक्षिक अर्हता, मतलब जो आपकी एलिजिबिलिटी मांगी गई इसमें, तो इसमें बोला गया कि होमगार्ड की एनरोलमेंट है तो अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यता भारत की किसी विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। तो हम इसमें कह सकते हैं कि आपके जो इसमें आपके 10th पास आउट हैं, आपके जो लोग 10th पास हैं वो सारे के सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं आराम से। तो बिना निश्चिंत, बिना किसी समस्या के, बिना किसी परेशानी के आप बिल्कुल अपना OTR करिए, अब फॉर्म अप्लाई करिए यदि आप 10th पास हैं तो, और तैयारी को काफ़ी अच्छे से मजबूती से कीजिए, इसका सिलेबस भी काफ़ी अच्छा है। फिर बात करते हैं आवेदन करते समय अभ्यर्थी अपेक्षित अर्हता अवश्य धारित करनी होगी। तो इसका ये कहना है कि जो भी आप फॉर्म जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो डेट है जैसे 18/11/2025 से 17/12/2025 है, तो इससे पहले ही आप मतलब कि पास आउट होने चाहिए 10th। ऐसा नहीं है कि आपका जो फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो आपका 17/12/2025 है और आप पास आउट हैं जनवरी 2026 में, तो आप बिल्कुल फॉर्म तो अप्लाई कर लेंगे, लेकिन आप क्या होंगे ना कि जो आप हैं आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इसमें। तो इसमें कहा गया है जो अपियरिंग होंगे ना वो अब इसमें एलिजिबल नहीं है। देखिए इसमें लिखा हुआ कि सम्मिलित होने वाले अपियरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। मतलब कि इसमें फॉर्म अप्लाई वही कर सकता है जो कि फॉर्म अप्लाई करने के डेट का जो लास्ट डेट है उससे पहले ही पास आउट हो 10th। फिर इसमें दिया गया है कि इसमें फिर पूछा गया है कि आपके पास जो NCC प्रमाण पत्र धारक हैं, जैसे C प्रमाण पत्र धारक हैं उनको 3 अंक की, B प्रमाण पत्र धारक को 2 अंक की और A प्रमाण पत्र धारक को 1 अंक की, भारत स्काउट गाइड प्रमाण पत्र धारक को 1 अंक की, इन सबको मतलब कि छूट दी जाएगी। फिर बात कर लेते हैं आगे इसका क्या क्या सिस्टम है। तो देखो, अभ्यर्थी द्वारा 4 पहिया वाहन के वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक होने की स्थिति में अधिमानी अर्हता दिए गए अंकों के साथ साथ 1 अंक पृथक से प्राप्त किया जाएगा आपका। ठीक है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो आपको इसका भी बेनिफिट मिलेगा आपको। बाकी आयु की बात रही तो होमगार्ड में एनरोलमेंट है तो अभ्यर्थी को जो आपके 1/7/2025 को कम से कम वो 18 वर्ष से अधिक का होना से अधिक और 30 वर्ष से तक का होना चाहिए। मतलब कि हम कह सकते हैं 18 वर्ष एवं अधिक से अधिक 30 वर्ष, तो 18 से 30 वर्ष वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं है। अभ्यर्थी का जन्म आपके 1/7/2095 से पूर्व तथा 1/7/2007 के बाद नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 1/7/2000 आप 94 के हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपका 1/6/1995 होंगे तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 1/7/1995 के जितने लोग इधर के होंगे वो अप्लाई करेंगे और 1/7/2007 के इधर वाले जो होंगे वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे इसमें। मतलब कि आपके पास 18 वर्ष से 25-30 वर्ष का आपके पास रखा गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के लिए ऐसी श्रेणियां अभ्यर्थियों के लिए केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए मतलब कि होगा। तो आपके पास
जितने भी आपके पास जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपका डोमिसाइल हो गया आपका, ये आपको ये लगाना पड़ेगा, तो आप नया बनवा लें, उसको आराम से इसमें लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे आपको इसका बेनिफिट मिल सके। बाकी रही आपके पास इसमें मेंशन किया गया कि आपके पास कब कब किस डेट का होना चाहिए, तो EWS जो होना चाहिए आपके 1/7/1995, 1/7/2007 कब तक का होना चाहिए, तो इसमें साफ साफ मेंशन है EWS कब तक का होना चाहिए। अनुसूचित जाति श्रेणी अभ्यर्थी 5 वर्ष की छूट के लिए आपके पास कब से कब तक का माने, कब से कब तक का माने नहीं है, इन सब चीज़ों को इसमें मेंशन किया गया है आपके, ठीक है। फिर चरित्र की अभ्यर्थी का चित्र ऐसा होना चाहिए जिस कि वह होमगार्ड की एनरोलमेंट होते सभी प्रकार के से उपयुक्त हो, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं कि आपकी जो लिखित परीक्षा है, आपकी लिखित परीक्षा में इसमें आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो सिलेबस की बात कर लेते हैं। इसमें देखो आपके सामान्य ज्ञान विषय होगा आपका, इसमें आपके 100 प्रश्न होंगे, आपके कुल 100 अंक होंगे, आपके 2 घंटे इसमें आपको समय दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके जो अंक निर्धारित किए गए हैं, आपके 1 अंक निर्धारित किया गया है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके 1 अंक निर्धारित है। लिखित परीक्षा 25% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। मतलब कि लिखित परीक्षा में जो लोग 25% से कम अंक पाते हैं वो आपके जो होंगे वो के एनरोलमेंट के लिए आपके पात्र नहीं पाए जाएंगे, बिल्कुल उनको बाहर कर दिया जाएगा। इसमें कोई सिस्टम नहीं है कि हाँ इधर उधर कुछ होगा। बाकी रही आपकी लिखित परीक्षा जो एक ही दिनांक को एकल पाली अथवा एक से अधिक पाली अथवा अन्य से अधिक दिनांकों में प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में कलम के कागजों पर आधारित होगी। मतलब ये कह सकते हैं कि जो आपकी एग्जाम होगा आपका वो आपका OMR बेस्ड होगा आपका, ऐसा नहीं है कि CBT टेस्ट होगा, नहीं, आपका OMR बेस्ड होगा आपका। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट एक संलग्न में, तो बात कर लेते हैं इसमें आपके पास टोटल आपके पास लिखित परीक्षा में समय 2 घंटे 120 मिनट का होगा। प्रश्नों की संख्या कुल 100 होगी, 100 अंक होंगे आपके, एक क्वेश्चन का आपका 1 अंक होगा। फिर बात कर लेते हैं सीधा कुछ ना देखते हुए हम बात करते हैं कि इसमें आपको सिलेबस इसमें क्या रहने वाला है और कैसे कैसे क्या है, तो उनकी हम बात कर लेते हैं आपकी। तो चलते हैं नीचे सीधा, और इसमें देखिए इसमें शारीरिक मानक परीक्षण जो आपका ऊंचाई देखा जाता है इसमें आपका, जो कि 168 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका ऊंचाई, और जो सीना होना चाहिए आपका, तो आपके पास 79 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए। आपके फुलाने के बाद आपके 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, आपके कम से कम आपके 82 सेंटीमीटर फूला होना चाहिए आपके, ठीक है। बात कर लेते हैं अनुसूचित जनजाति वगैरह के लिए, ठीक है आपका। फिर बात कर लेते हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए कोई शारीरिक वो नहीं है आपका, 152 सेंटीमीटर आपके पास हाइट होनी चाहिए बस, और वजन आपका होना चाहिए कम से कम 40 किलोग्राम। महिला के लिए आपका 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 40 किलोग्राम आपका वेट होना चाहिए। फिर बात कर लेते हैं आगे इसमें बिना देरी करते हुए आगे देख लेते हैं इसमें आपके पास, तो प्रमाण पत्र के रूप में अनुसूचित जनजाति वगैरह के लिए जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको लगानी है जो कि आपकी छूट के लिए, आपको ये सब सारी चीज़ें छूट के लिए आपको बेनिफिट देंगी छूट में। हम बात कर लेते हैं सीधा अब आपके सिलेबस की, तो आपके सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस क्या है आपका, सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बता ही दिया, कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सारी चीज़ें मैंने चर्चा कर ही ली है। मैंने ये भी बता दिया कि लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा आपका, उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, 100 अंक के होंगे आपके, 2 घंटे टाइम दिया जाएगा इसमें आपके। इसमें देख सकते हैं आपके समान ज्ञान है इसमें आपका, तो इसमें आपका समान ज्ञान होगा, समान विज्ञान होगा, भारत का इतिहास होगा, भारत का संविधान होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था संस्कृति होगी, भारतीय कृषि होगा, वाणिज्यिक व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण होगा, भारत का भूगोल होगा, उत्तर प्रदेश के प्रकृति संसाधन होंगे आपकी, तो ऐसे ही होगा। फिर आपकी बात कर लेते हैं आपके खेल एवं पुरस्कार उपलब्धियाँ होंगी, उत्तर प्रदेश राजस्व होगा आपका, पुलिस समान व्यवस्था वगैरह, ये सब सारी चीज़ें होंगी। तो हम इसमें कहते हैं इसमें हम मोस्टली ये भी कह सकते हैं कि इसमें आपका यूपी का जो है आपका यूपी स्पेशल है, इसका भी इसमें रोल काफ़ी रहने वाला है इसमें आपका, तो यूपी स्पेशल भी इसमें आपका काफ़ी रोल करेगा। तो ये सब सारी चीज़ें आपकी सिलेबस हैं आपका, इसमें यूपी स्पेशल हो गया आपका, वो भी रहने वाला है आपका, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की आप तैयारी बिल्कुल करते रहें। बाकी कोई भी नोट्स चाहिए होता है आपको, वो सारी चीज़ें आपको मैं दे दूँगा, आपको प्रोवाइड कर दूँगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी आपको मैं इसी चैनल पे आपको जो ये आपके जो सामान्य ज्ञान का जो ये जितना भी सिलेबस है, मैं इस सिलेबस के हिसाब से आपको MCQs पे आपको कराना स्टार्ट करूँगा मैं, जो कि आपको इस जो इसमें आपके जो दिए गए हैं, जैसे आपका समान ज्ञान दिया गया, समान विज्ञान दिया गया, भारतीय इतिहास दिया गया, तो इस टॉपिक वाइज मैं इसमें आपको टोटल MCQ मैं आपको पर डे करवाऊँगा। एक टॉपिक से कम 200 से 400 कम से कम आपको इस पर मैं MCQ दूंगा एक एक टॉपिक पे। तो आप बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि चाहते हैं आपको बेनिफिट हो काफ़ी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस आज के लिए बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए
नोटिफिकेशन के साथ। बस उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। हाँ, जिनको तैयारी करनी है वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, मैं इस पे एमसीक्यू कराना स्टार्ट करूँगा कुछ दिन में। और रही बात आपको टेलीग्राम पे कुछ भी चाहिए होता है, आपको कोई भी नोट चाहिए होता है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर सबको मैसेज करने के लिए अलाउ है, आप कोई भी मैसेज कर सकते, कुछ भी मांग सकता है वहाँ पे, तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।